Good morning, all of you, and welcome again Spin Academy YouTube channel. So now, in today's session, we will discuss about the numerical of electrochemistry. So आपको वैसे भी नजर आ रखा होगा कि न्यूमेरिकल ऑलरेडी गिवन है और इस पे डिस्कशन हम करेंगे. So हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है. इसी न्यूमेरिकल के अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे वो एक साथ आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर बात करेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ना. इसी एक ही वैल्यूज पे क्या क्या बेस्ड है. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल. देखो आपको खुद बोल रहा है कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल, तो आपका फोकस सीधा सेल पोटेंशियल फॉर्मूले पे जाना चाहिए, है ना. सो फर्स्ट तो कंडीशन है कि हमारे पास सेल पोटेंशियल की उसने बात की है, इसीलिए हम क्या करेंगे सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधा लिख लेंगे. यस, क्या होता है सेल पोटेंशियल, है ना. जानते हो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था ना. क्या होता है सेल पोटेंशियल, ई सेल, ई नॉट सेल. सेल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. एनोड याद कीजिए, अगर ये फॉर्मूला हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन सा वाला, कैथोड पहले एनोड बाद में माइनस वाला, अगर ये यूज करना है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, किस फॉर्म में लेनी पड़ेगी, आरपी की फॉर्म में लेनी पड़ेगी. किसमें, आरपी की फॉर्म में लेनी पड़ेगी. ध्यान रखना यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इस पे फोकस रहना चाहिए कि आपको आरपी ही वाली बात को लेना है. बोला था ना अपन ने कि आरपी वाली वैल्यूज ही कंसिडर करके चलनी है. तो आपको अगर यही फॉर्मूला यूज करना है तो सिर्फ आरपी की वैल्यूज पर फोकस करेंगे. ओके, ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन दी गई है उनके लिए. अलग से उसने दूसरी बात और बोली है, ऑल्सो कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का. आर है ना, आर डेल्टा आर जी नॉट रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करवाना चाह रहा है स्टैंडर्ड. एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था बेटा, लोग के सी को हम जब देखते थे तो वहां पर हमें कैसी निकलता था, यानी कि इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ पर एंटी लॉग का यूज करेंगे. किसका, एंटी लॉग का यूज करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेल पोटेंशियल. क्या कैलकुलेट करें, सेल पोटेंशियल. किसके लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, है ना, फर्स्ट रिएक्शन. सो गिवन वैल्यूज क्या क्या है इधर देखिए. हमें यहाँ पर सर एक कैथोड और एनोड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द विच इलेक्ट्रोड is the cathode and which any other which electrode is a anode. फाइंड आउट कीजिए. तो कैसे करेंगे, थ्रू द रिएक्शंस. ये क्या है, क्रोमियम. क्रोमियम कहां से कहां पर जा रहा है, यहां से यहां पे जा रहा है. क्या कर रहा है बेटा, सॉलिड से आयन. कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसने, यहां से वन क्रोमियम लूज द 3 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 3. और टोटल क्रोमियम कितने दिए हुए हैं, 2. तो इनटू टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, 6, है ना, 3 है ना. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, लूज किया ना इसने, इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन है. कैडमियम पे आ जाओ. कैडमियम, कैडमियम में क्या है, कैडमियम 2+, यहां पर है 2+ से किस में चला गया, सीडी, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इसका मतलब इसने गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन. एक कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. कितने, 2. और ऐसे कैडमियम कितने हैं, 3. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए इसने, 6. मतलब उसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. और रिडक्शन रिएक्शन का रिलेशन किससे, कैथोड से. और ऑक्सीडेशन का रिलेशन किससे, एनोड से. पकड़ में आ गई बात, तो पकड़िए. ये रही वैल्यूज, ये दे रखी. क्रोमियम पे क्या है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन,
तो चलो ये तो ऑक्सीडेशन की, और कैडमियम किसकी, रिडक्शन की। लीजिए वैल्यूज, यहां से यहां तक गए, इस फॉर्मूले में रिडक्शन लेना है, यहां से यहां तक गए तो ये क्या है, रिडक्शन वैल्यूज, यानी कि गिवन वैल्यूज कौन सी है, आरपी है। यहां से यहां गए तो ये तो क्या बता रहा है, ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं है, ये ओपी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो, पहले तो ये कन्वर्ट होगी किसमें, आरपी में। आरपी में कन्वर्ट होगी तो क्या हो गया आपके पास, मैं अलग से कलर से लिखता हूं ताकि तुम्हें पहचानने में आ जाए। देखो जरा, इसको आरपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ए नोट कैडमियम प्लस 2 से कैडमियम, ये हो गया। और इसकी वैल्यू जब ये चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, बस माइनस लग जाएगा 0.40 वोल्ट, बस हो गया काम, है ना। अगर ऐसे गिवन है तो आपको इसे करके लेनी पड़ेगी, है ना, ऐसे कन्वर्ट करके फिर लेनी पड़ेगी ये। और अगर आपने दूसरा फॉर्मूला लिया होता तो जिसपे ऑक्सीडेशन, तब तो ये होनी चाहिए थी, ये तो फिर भी रिडक्शन पे ही रहेगी, ये तो फिर भी रिडक्शन फॉर्म में, इसका तो फिर भी आरपी लेना होता, ऑक्सीडेशन वाले का ओपी लेना होता अगर दूसरा फॉर्मूला यूज किया होता प्लस वाला तो। लेकिन यहाँ हमने यही किया है तो आरपी ही लेना है, तो आरपी लेना है तो यहाँ पे भी आरपी होगा और यहाँ पे भी कौन आएगा, आरपी होगा। यस, कैथोड में कौन सा है, कैथोड में कौन है, ये कैथोड में, तो पुट द वैल्यूज कितनी है, -0.40 वोल्ट, माइनस, ये इसका माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू है माइनस, तो ब्रैकेट -0.74 वोल्ट ये दी हुई है, ये तो माइनस 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 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -0.40 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका ई सेल स्टैंडर्ड कितना आ गया, ये आ गया। तो पहली कंडीशन हमारी सोल्व हो गई है फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, फर्स्ट सेल के लिए कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सेकंड पे, क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है हमसे वो देखते हैं। देखो सेकंड कंडीशन है डेल्टा जी नोट, और डेल्टा जी नोट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि नहीं, क्या है डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला है -NFE नोट सेल, है कि नहीं है ना, है तो वैल्यूज बताओ, n क्या है, इलेक्ट्रॉन चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इक्वल टू है 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये भी हमने देखा है यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना। फारेनहाइट, ये फारेनहाइट की वैल्यूज होगी, फारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है, अरे बोलो रे, 965 है ना। वैसे तो यहाँ पे वैल्यूज जो है 84 होती है, लेकिन हम अप्रोक्स में करने के लिए इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये गुलाम हो गई आपके पास, और ई सेल वैल्यूज आपको लेनी है, ई सेल वैल्यूज लेनी है, वो आपने कहां से लेनी है, यहां से लेनी है। तो रखो वैल्यूज, डेल्टा जी इक्वल टू 6 माइनस में ना, इक्वल टू माइनस, और यही सेल वर्क भी है, ध्यान रखना, 6 इंटू 96500 इंटू 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, तो कितना आ गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 576 के पास आ जाएगी, है ना। और फिर इसको इससे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी टोटल 1,96,860 वोल्ट। इससे कर दोगे इसको तो ये एक बढ़ के कितना हो जाएगा, 5,576,000 के आसपास ही आ जाएगी, है ना। और फिर उसको करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यूज, ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी।
ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज आपके सामने फॉर्म हो गई, तो ये वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम निकालना है। ये तो डेल्टा जी निकल गया आपके पास। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम निकालोगे तो कहां से निकालोगे भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो जगह से। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूं आपका, देखो ये है ना, दो दो तरीके से निकाला जा सकता है, सेम वैल्यूज आएगी। कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम वाला निकाल रहा हूं मैं, तो ये तो क्या था आपका सेकंड, ये फर्स्ट, और ये थर्ड। थर्ड क्या निकलवा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि कैसी निकलवा रहा है। तो देखो जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैसे निकालोगे आप, है ना, कैसे निकालोगे वो देखो। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना होता है, ये पता है आपको, क्या है, आपने वैल्यूज अगर यहां से जैसे ये निकाली थी, तो ये आपने लिखा होगा आर टी, आर एन आर टी लॉग, लॉग कैसी। एक तो यहां से निकाल सकते हो, है ना, दूसरा कहां से निकाल सकते हो, दूसरा आपने याद करो कि नस्ट इक्वेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये आया होगा। नस्ट इक्वेशन जब हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन, तो ई सेल जो है इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है, तो आपके पास वैल्यू आ गई थी ई सेल नॉट इक्वल टू कितना है 0.0591 अपॉन एन लॉग कैसी, ये आया होगा। और इसको आगे जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन इधर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लॉग कैसी इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, ये आ जाएगा। आप दोनों से ही कैलकुलेट कर लें, इससे कैलकुलेट कर लें, यहां पे क्या है 6, आर की वैल्यूज क्या ले लोगे, अगर आपको ये यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है, तो आप यहां पर आपने क्या लेना है, एन इक्वल टू 6 हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टेम्परेचर दिया नहीं है क्योंकि बातें हम स्टैंडर्ड की कर रहे थे, इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ जाएगा 298 केल्विन। क्या आ जाएगा 298 केल्विन, ये अंडरस्टूड है बात टेम्परेचर वाली। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, ये है। तो इसको यहां पुट कर दो, डेल्टा जी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना, तो पहले मैं ना इस फॉर्मूले से बता दूं, डेल्टा जी अगर डेल्टा जी से निकालोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर देना, यहां पर एन की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी, आर की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी, टी की यहां हो जाएगी, लॉग कैसी हो जाएगा। इसको सब इस वैल्यूज के नीचे ले आओगे, कैलकुलेट करोगे लॉग कैसी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अभी कैलकुलेट करेंगे। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, लॉग कैसी है, और यहां पर ई सेल की वैल्यू कितनी है 34 वोल्ट, इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 6, और ये क्या है 0.0591, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, लॉग कैसी, लॉग कैसी अगर इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आएगा 34.51 समथिंग, है ना, इतना कुछ आएगा, 514 के आसपास आएगा, 04 या 14 इतना कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है, अब कैसी निकालना है, तो कैसी इक्वल टू लॉग को उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन लॉग, और 1 अपॉन लॉग को क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग, 1 अपॉन लॉग को क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग लिख सकते हैं कि नहीं। लॉग को मैं इधर से इधर लेके जाऊंगा, इसकी तरफ लेके जाऊंगा, तो 1 अपॉन लॉग, और 1 अपॉन लॉग को क्या लिख सकते हैं एंटी लॉग, उल्टा ही तो लिख रहे हो, 1 अपॉन लॉग एंटी तो होता है। और कितना आ गया 34.514, याद करो एंटी लॉग कैसे लिया जाता है,
कैसे हमने समझाया था एंटीलॉग लेना, इक्वल टू एंटीलॉग कैसे लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है सर, हमें पता है कि एंटीलॉग पिछले क्लास में हमने लिया था, आपने सिखाया था, स्पेशली वो क्लास है। अगर किसी को नहीं पता कि एंटीलॉग कैसे लेते हैं तो लॉग की अलग से क्लास ली हुई है, उसमें जाके वो देख सकता है। देखो 34.514, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो होल नंबर है ये तो 10 की पावर में चला जाएगा क्योंकि log बेस 10 है, तो log 10 की पावर में चला जाएगा। और पॉइंट जो है वो किस log की वैल्यू आती है पॉइंट, तो देखो यहां पर ये तो चला जाएगा 34 इंटू 0.5 जो है वो कौन से log की वैल्यू है 0.5, सर हम जानते हैं, क्या जानते हो, log 3 की वैल्यू होती है 0.4471 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 होती है। तो सर ये 0.5 है, मतलब कि ये ना 4 नहीं है क्योंकि 4 में तो 6 आ गया, तो ये 4 नहीं है, और 3 है तो 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा, इसका मतलब है ये करीब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.6 के आसपास ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। लोग कैसी इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 34, ये लो, ये आपका आंसर। ये 6 क्यों लाया, इसका डिफरेंस करके लोग टेबल में मैंने सिखाया था, मैंने कैसे बताया था कि इसमें जो है आप वो डिवाइडेशन कर लो नंबर्स का और वो रेशो में लेके चलो, इसको 10 के रेशो में लेके चलोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का है उस हिसाब से लेके चलना, डबल है तो डबल का लेके, तो अप्रोक्स वो आ जाएगा। ये तो पक्का है कि 4 नहीं होगा और 3 भी नहीं है क्योंकि 4 और 3 के बीच में है, तो 3.6 के आसपास ये आंसर आपका आ जाएगा। तो लॉग कैसे आपने निकाल लिया, अब मैंने लॉग कैसे किस फॉर्मूले से निकाला, इससे। अगर आपको लॉग कैसे इससे निकालना है तब भी आंसर सेम ही आएगा। आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कीजिए, यहाँ 6 रखिए, यहाँ पर एट गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए और उसकी वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए और लॉग कैसे पे कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो आई होप कि आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने इसमें 3 बातें कैलकुलेशन में की है। फर्स्ट है ई सेल पोटेंशियल। ई सेल पोटेंशियल में आपको गुमराह जहां किया जाएगा वो ये है, कैथोड माइनस एनोड अगर फॉर्मूला लिया है तो दोनों ही वैल्यू आरपी लेनी है। अगर आपने फॉर्मूला जो है ई एनोड प्लस ई कैथोड लिया है तो कैथोड वाला तो आरपी में लेना है, एनोड वाला ओपी में लेना है। जहां हमें उसने गुमराह करने के लिए क्या किया, वैल्यू ओपी में दे दी, हमें चाहिए किसमें, आरपी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो आपने इसको इधर उधर चेंज किया तो इसमें साइन का चेंज ले आए, तो आपने जैसे ही इसको चेंज किया रिडक्शन में तो ये साइन, आपने पढ़ा था ना आरपी और ओपी इक्वल होता है लेकिन उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है ना, आरपी इक्वल टू माइनस ओपी होता है, तो ये आपने वहां पढ़ा था, तो ये यहां काम आया। ये निकाल लिया, फिर आपने डेल्टा जी निकाल लिया और डेल्टा जी की वैल्यूज कैलकुलेट की तो आपने ये निकाल ली। अगर ये एनर्जी है भैया, ध्यान रखना ये क्या है, एनर्जी है, जूल में आई है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है ना, जूल में है। किलो जूल में चाहिए आपको ये, तो किलो जूल में चाहिए तो क्या कर दोगे, 1000 का डिवाइडेशन मार देना, इस पे हो जाएगा ये किलो। अगर किलो जूल में पूछा है तो कहाँ लिखूं मैं, ये लो यहीं पे लिख देते नीचे। अगर आपसे डेल्टा जी, डिफरेंट कलर में लिखते हैं ताकि दिखे, अगर आपसे डेल्टा जी नोट पूछा होता किलो जूल में 0.860 किलो जूल, ये होता आपका आंसर। ठीक है, तो हो सकता है मैं भी वो किलो जूल में दे, हो सकता है वो जूल में दे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब जो आपके पास ये अलग से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये वाला, इसको आपको करना है, ये तीनों ही चीज इसके लिए कैलकुलेट करके आप निकालोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। गॉट इट, निकाल लोगे, इसमें भी फोकस कर लेना। अगर आपको फॉर्मूला यही यूज करना है तो सर ये आरपी में दिया हुआ है और ये किस में दिया हुआ है, ये भी आरपी में ही दिया हुआ है,
+3 से +2 गए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, और +1 से न्यूट्रल में गए तो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। मतलब इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको तो डायरेक्ट ही पुट कर देना है। ये तो दोनों ही वैल्यूज किस में दी गई है, आरपी में ही दी गई है। गॉट इट? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनो, अब डिस्कशन करते हैं अपन नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पे। देखो, हो सकता है कि वो ऐसा बोल के आपको दे, हो सकता है ना भी दे, ये बात ना भी लिखे, नस्ट इक्वेशन लिखो, नस्ट इक्वेशन मत लिखो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो बोले। आपसे ये जरूर बोल सकते हैं, आपको क्या है, ईएमएफ। सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ही तो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल वो दिए हुए, सेल ये दे रखा है, 2 सेल दे रखे हैं, है ना। 2 सेल्स है तो 2 सेल में आपको अगर ऐसा करना है, जब आपको यहां पर कोई आयन गिवन होगा ना, इसकी पहचान कैसे करनी है कि हम कब, व्हेन वी अप्लाई द नस्ट इक्वेशन, कब हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करें। इफ यू गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ये देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस दी हुई है तो आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। यहां पे भी दी हुई है तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, सीधी सी बात है। ना बोले तो सीधा सा पहचानना है कि अगर किसी आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो हमें क्या करना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो हम सीधा सा एक कंडीशन लगा रहे हैं किस पे, फर्स्ट सेल पे। अगर सेल फॉर्मेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिएक्शन फॉर्म कर लीजिए। क्या रिएक्शन फॉर्म करनी है, देखो ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट लिखो Mg प्लस, ये तो प्रोडक्ट साइड में लिखना है, इसका रिएक्टेंट क्या है, कॉपर आयन। इससे पता लगता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसको ऐसे एरो लगा के देखो, और इसको ऐसे एरो लगा के देखो, तो एरो के पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। एरो के पहले जो होता है रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये लगा दो एरो। इसका प्रोडक्ट कौन है, Mg +2 प्लस इसका प्रोडक्ट कौन है, Cu सॉलिड। अब इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो ऐसा बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी पता लग जाएगा। ये तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, यहां लिख लो चाहो तो 0.0001 m दे रखी है मोलरिटी के साथ। इसकी कितनी है, 0.001 m दे रखी है, ये लो। चलिए अब पता लग गया होगा आपको Mg का क्या हुआ है, Mg लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mg का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, मतलब Mg का क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन गिवन है। ओके, और कॉपर का क्या है, रिडक्शन। तो कॉपर तो किसमें गया है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या है, रिडक्शन, और इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सर ये पक्का पता लग गया हमें कि E नॉट Mg से Mg प्लस आयन से Mg वैल्यू हमें चाहिए E नॉट सेल निकालने के लिए। और सेकंड क्या है, E नॉट क्या है, कॉपर है ना, Cu+2 से Cu गिवन, ये होनी चाहिए। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, E सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू, देखो ये कंसंट्रेशन पे निकालनी है, तो एनी कंसंट्रेशन पे जो ई सेल निकाला जाता है वो क्या होता है, वो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूले में देखेंगे। कौन सा नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये देखो इधर लगा के दिखा देता हूं। नस्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था बेटा, ई नॉट सेल, सॉरी नॉट, नॉट नहीं आएगा, ई सेल, क्योंकि ईएमएफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे है ना। और ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। माइनस क्या आ जाएगा, 0.591 अपॉन n log क्या है, इधर जब हम माइनस लेते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
ये कंसंट्रेशन पुट करनी है, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है। अब हमें अभी फिलहाल क्या चाहिए, ये कैलकुलेट करना है, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड के लिए वैल्यूज क्या होनी चाहिए, गिवन, वो गिवन होगी, कितनी दी हुई है वो देख लेते हैं अपन। आपको गिवन है mg वाली जो है वो -2.37, ये कितनी है, -2.37 वोल्ट। ठीक है, रिडक्शन में ही है, हाँ बिल्कुल रिडक्शन में है। और कॉपर की कितनी है रिडक्शन में, उसकी 0.34 वोल्ट ये दी गई, ये गिवन है। तो रखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड की वैल्यू कौन है, कैथोड कौन है, रिडक्शन वाला कैथोड है, कॉपर कैथोड है। कॉपर की वैल्यू क्या है, 0.34 वोल्ट। फोकस कीजिए, क्या आरपीए, हाँ सर रिडक्शन में दी हुई है आरपीए, माइनस ये क्या है, ये भी आरपी में है क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों ही आरपी होगी, हाँ ये आरपी में ही है, -2.34 वोल्ट ये है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ए नॉट सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 2.34 वोल्ट, सॉरी 7 है ना, हाँ 7, हाँ 7 ठीक है, 7 है भाई, 7 है, ठीक है 7 है, कर लिया हमने, और कहीं लिखा अपने गलत, बस ठीक है। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो गई आपकी 11, 1 कैरी किया 6 7, और ये आपका हो गया 2, तो आपका ये वैल्यूज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ सही है ना, 2.71 वोल्ट ई नॉट आ गया आपका, क्या आ गया, ई नॉट सेल। ओके, पुट कीजिए अभी यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन में, ई सेल इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे कितना, 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन टोटल चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोकस कीजिए, mg में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सर 2 लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर ने कितने किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 2 लॉग, बोलिए फटाफट से, कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, इसीलिए लिखा था, ये रिएक्शन क्यों लिखी थी, प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट में कौन कौन है, सर ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। अब आप क्या लिख दो, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट Mg प्लस 2 आयंस में और कॉपर सॉलिड डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है Mg सॉलिड और कॉपर आयन। देखो जी जो सॉलिड वाले दिए ना, दो सॉलिड वाले, ये जो दो दिए हैं, हमेशा सॉलिड की जो यहाँ पर कंसंट्रेशन एज्यूम की जाती है वो कितनी होती है, 1, एज्यूम क्या होती ही 1 है, क्या है, होती ही 1 है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी मोबिलिटी नहीं है इसमें, तो ये नहीं करेंगे, आयंस होगा, आयंस करेंगे, तो इसकी 1 है, इन दोनों तो 1 1 पुट कर दोगे, यानी कि अपने पास कुछ बचा ही नहीं, ये और यही बचा है। तो आप चाहो तो इनको, अगर चाहो तो इनको क्या करो, आप नेग्लेक्ट ही कर दो स्टार्टिंग से ही, इसको लिखेंगे ही नहीं, इनकी 1 होती है तो हम इसको मेंशन ही नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, आयन फॉर्म में कौन है उसको लिखेंगे। तो देखो प्रोडक्ट साइड में ये आयन नहीं है, हटा दो क्योंकि इसका 1 होने वाला है, इसको लिखो Mg+2 डिवाइड बाय प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में कौन है, कॉपर +2, ये है, तो पुट कर दो वैल्यूज, ई सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट 0.0591 अपॉन n लॉग, पुट कीजिए वैल्यूज, क्या है mg की वैल्यूज क्या है 0.001, ठीक है, और इसकी कितनी है 0.0001, 3 टाइम्स 0 है, यस 1। चलिए भैया अब देख लीजिए ये क्या होगा, अगर मैं इसकी 0 हटाऊं तो कितने के बाद हटेगी, 1 2 3 4, मतलब ऊपर 4 हो जाएगा,
तो इसको हटाऊं तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, और इसको हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 3। तो ये तो आ गया इधर 10 टू पावर 4 और नीचे आ गया 10 टू पावर 3। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये बनेगा, तो ई सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये कितना आ जाएगा 10 टू पावर 4 डिवाइड बाई 10 टू पावर 3। काट दो इसको, कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मतलब ये तो चला गया, खत्म हो गया मामला, 1 रख दोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसको। 2.7 वोल्ट माइनस, अब अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू रख दो ना, n की वैल्यू कितनी थी 2, इसको काटो कितना टाइम जाएगा, ये कट गया 2 टाइम्स, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ये कट गया 2 टाइम्स, इधर गया 19 और कितना होता है 18 9, तो ये हो गया आपके पास इतना, तो आप लिख दो 0.029। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, ई सेल इक्वल टू, तो भैया तुम्हारा यहां रह जाएगा 029, इधर से कैरी किया तो 1 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर से कैरी किया तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, इधर रह गया तुम्हारा 6.2 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे। समझने वाली बात यहाँ थी कि सॉलिड होगा उसको नहीं लेना है, आयंस होगा उसको लेना है। नेक्स्ट इक्वेशन वो बोले ना बोले बस हमें कंसिडर करना है, बोले तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो कोई बात नहीं है। आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, जब आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन आपने समझ ही लिया है कैसे निकालनी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस तरह के लॉग का जो वैल्यूज आती है, लॉग में हमें समझाया है किस तरह से, है ना, कि वैल्यूज पता होगी तो ही सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ, अगर यहाँ ऊपर नीचे वैल्यूज बची होती ना, ऊपर नीचे वैल्यूज बची होती तब भी अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा है मैंने 10 की पावर नहीं रखना है, हाँ सही है सही है, 10 की पावर ही रखना है, 4 10 की पावर 3, हाँ तो गया ना, जीरो कितना आएगा 4 जीरो आएगा तो 10 की पावर 4, 3 जीरो आएगा तो 10 की पावर 3, सही है, कट गया तो लोग यहाँ पर 10 बच जाएगा, 10 की वैल्यू 1 होती है, बात खत्म, और ये कैलकुलेट हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क में रिएक्शन बना लेना पहले, यहाँ चेंजेबल रिएक्शन बनाओगे तो देखो आप यहां से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज देख रहे हो 2 का, यहां से कितने का दिखा रहा है 1 का, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। जब आप यहाँ कंसंट्रेशन लिखोगे ना ऐसे, तो जो ये 2 हाइड्रोजन है स्टोइकियोमेट्री है ना, पावर पे डाल देना, है ना, पावर पे डाल देना, क्योंकि रिएक्टेंट है ना नीचे आएगा हाइड्रोजन, रिएक्टेंट है ना नीचे हाइड्रोजन आएगा, तो आप ये देखोगे आपका आगे जो आंसर आने वाला है ना इसमें वो ऐसे आएगा, मैं बता देता हूं, Fe+2, Fe आयन है ये +2, इसकी तो कोई पावर नहीं होगी, डिवाइड बाय हाइड्रोजन +1 में है तो इसकी पावर होगी कंसंट्रेशन की 2, मतलब इसके ऊपर पावर 2 लगा देना और उसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। ऐसे सोल्व हो गए क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो स्टोइकियोमेट्री को पावर पे लगा देना। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि पावर अगर स्टोइकियोमेट्री आई तो उसको कहाँ रखेंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आता है ना आपका, उसको आपको यहाँ पावर पे डाल देना है। जिसमें भी ऐसा होगा उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम कहाँ डाल देंगे, उसकी पावर में लगा देंगे और पावर में यूज करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड इस तरह की 2 ही चीजें हैं, आपको एक तो विदाउट पावर वाला आ रहा है, एक पावर के साथ आ रहा है, तो उसको लगाना है। गॉट इट, जितनी स्टोइकियोमेट्री की उतनी पावर डाल देंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनाओ, अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी पर। तो कंडक्टिविटी के जो क्वेश्चंस है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.20 m, है ना, 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ द KCl, KCl का कोई सॉल्यूशन है एट 298 केल्विन,
उसका टेम्परेचर दिया है, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, तो सॉल्यूशन किसका है, KCl सोल्यूट डाल के बनाया गया है। इस 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये है ना, ये अब आप इसको पूरे को देखो, यहां है ये बात। एक्चुअल में न्यूमेरिकल के अंदर बात ये होती यही है कि जो चीज वो पूछ रहा है ना, उसको पूरी लाइन लंबी करके उसकी वैल्यू बहुत लास्ट में देता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब तक वो पढ़ते हुए यहाँ आता है, रीड करते हुए यहाँ आता है, तब तक वो भूल जाता है एक्चुअल में वैल्यू गिवन है किस चीज की, है ना। अधिकतर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है, देखो द कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब कंडक्टिविटी है किसकी है, सॉल्यूशन की है, और वो सॉल्यूशन किसका है, KCl का है, जो बनाया गया है इतने टेम्परेचर पर। वो कहाँ है, कितनी है उसकी कंडक्टिविटी, कितनी है उसकी, इज 0.0248। बोल रहा है ना, है कितनी है, इतनी है। अब ऐसे नहीं पहचानने में आ रहा है किसी को, तो आप क्या करें, मैंने बोला था जब मैं पढ़ा रहा था कंडक्टिविटी, इस चैप्टर के अंदर यूनिट का गेम है। यूनिट पता है तो मामला बैठ जाएगा, यूनिट नहीं पता तो गया। कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, यहाँ पर कंडक्टिविटी कापा है, कापा कप्पा, ये कंडक्टिविटी कप्पा है, और उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे रेसिस्टिविटी थी, उसकी क्या होती थी, ओम सेंटीमीटर, और कंडक्टिविटी की क्या होती थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन। तो ये उसकी है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। अब कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी है, तो ये उसको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फॉर्मूला क्या था इसका, डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला था, 1000 अपॉन कंसंट्रेशन मोलेरिटी पर। तो लो कैलकुलेट कर लो यार, डायरेक्ट पूछ के ही रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख। ये क्या है, कप्पा, कप्पा कहाँ है, ये रहा, उसकी वैल्यू कहाँ है, ये रही। क्या कर दूं मैं इसको, 0.029 सॉरी 48 इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितनी है, ये रही कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 0.20 m, है ना। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल पर लीटर, तो मोल होगी। और कापा की यूनिट क्या है, रख दो यहां पर, यूनिट भी साथ में रखो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये क्या है, लीटर, लीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपर चली जाएगी, मोल पर लीटर होता है ना, मोल पर लीटर, और लीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, निकाल लो इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यहां से मैं हटाता हूं, 2 यहां लगाता हूं, इसको मैं हटाता हूं, कितना मैं यहां से हटा के सिर्फ है ना यहां तक ही लेके आना चाहता हूं, यहां तक लेके आना चाहता हूं। तो यहां हटाऊंगा तो 1 2 3 डिजिट नीचे आएगी 3। और ये देखो आप 24.8 यानी 25 के आसपास है मामला, तो 3 से तो गया 3, है ना, और रह गया 100 रह गया, तो इससे कैलकुलेट कर लो इसको। और यहां पर नीचे अभी एक और है, ये 1000 आ गया, 1000 से 1000 चला गया, और इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो चली गई, ठीक है। और इसको भी चलो हटा लो, आप यहां पे रख दोगे, यहां पे 0, एक और बढ़ जाएगी, इसको भी खत्म कर ही दो, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर रह गया 248 डिवाइड बाई 2, 248, अच्छा ये कहां से लिख दिया मैंने, 248 डिवाइड बाई 2। देखो जरा, यहाँ सीधी सी बात है, क्या किया आपने, पॉइंट यहां था, और यहाँ पे पॉइंट यहाँ है ही, है ना, सॉरी ये पे, यहाँ पे, तो इसका पॉइंट हटा तो 2 0 यहाँ आ गई, ये है। इसका हटाया कितना है, 1 2 3 4, लगा दो यार, 4 ही लगा दो, 10 to power 4, 3 यहाँ थी, 3 से 3 गई, एक और कट गई, है ना, और इससे 0 एक ही कट गई,
तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया 248 डिवाइड बाई 2, इसको कर दो कैलकुलेट, तो आपके पास आ जाएगी क्या 124 आ गया। अब इसकी यूनिट देखो, साइमन ऊपर है ही, मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स होगा, ये तो ऑलरेडी नीचे से था ऊपर चला गया, तो इससे 1 सेंटीमीटर कट जाएगा 2 बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई है ना, ये इसकी यूनिट होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है ना, क्या था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी की मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट मोल इनवर्स या इक्विवेलेंट ग्राम ये दिया होगा, तो वो आपको इनवर्स कर लेना है। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है, ये कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी, किसकी रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग वो क्या रखे हुए हैं 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298। अब जब m है तो कंसंट्रेशन है, उस सेल के सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन 0.001 m KCl सॉल्यूशन है इतने पे, और इस देखो यहां दिया है, ओए होए यहां इसकी वैल्यू कहां दी है, यहां पे देखो ना कितना दूर ले जाके दिया है। कह रहा अधिकतर बच्चों के साथ दिक्कत यही होती है कि यहां से पढ़ता है बेचारा, जहां तक आता है तब तक तो ये नहीं समझ में आता है कि वैल्यू है किसकी। अगर उसको यूनिट का गेम पता है कि ये किसकी यूनिट है तो निकाल लेगा कि ओम जो है वो किसकी रेसिस्टेंस की। अब ये कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, मतलब एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी है इतने पे, और उसकी वैल्यू है ये, मतलब रेसिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है 500 ओम। वेरी गुड। दूसरी बात है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, ये कह रहा है सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट के लिए पूछ रहा है, उसका सेल कांस्टेंट बताओ। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ वही कंसंट्रेशन जो ऊपर दे रखी है उसी सॉल्यूशन की बतानी है, और ये दिया हुआ है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये आपको समझना है कि ये क्या दिया हुआ है, यहां दे रखा है वैसे कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, अगर उसकी कंडक्टिविटी जो है वो किसी सॉल्यूशन की जो बना हुआ है वो, फिर देखो इसने बताया तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए फिर यही गेम खेला है, यहाँ पे बोल के इतनी सारी बातें बोलेगा बीच में वैल्यू यहाँ देगा, यहाँ पे उसने यही बोला है इफ द कंडक्टिविटी दिस सॉल्यूशन। अब इसको जब यहाँ उसने सारी बात कंसंट्रेशन दे भी दी थी, सब बोल भी दिया था, तो यहाँ बोलने की क्या ही जरूरत आ रही थी इसको, लेकिन नहीं तुम्हें उलझाना है। तो क्या करना है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इस सॉल्यूशन की एट इज जे है, तो फिर से यूनिट पकड़ो समझ जाओगे। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट है, साइमन को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अभी भी बोला है, किसकी, कापा की, है ना ये। अब आपको पता होगा कि जी कौन है, जी जो है सेल कांस्टेंट, पिछले क्लास में पढ़ा था, वो क्या है, द कापा इंटू आर, क्या है कापा इंटू आर, सेल कांस्टेंट है ना, कापा इंटू आर, ये सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, रख दो जरा क्या ही होगा, कापा इक्वल टू, रखो कापा की वैल्यू क्या है, ये रही 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1500 500 ओम। लो ये क्या है, साइमन क्या है, साइमन ओम इनवर्स होता है, ये इससे कट गया है ना, इससे ये कट गया तो तुम्हारे पास सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। और आपको पता है सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, सेंटीमीटर इनवर्स ही तो आती है। तो चलो भैया सोल्व कर दो इसको फटाफट से। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको नीचे ले आओ, 0 0 0, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो उड़ा दो,
ठीक है, ठीक। अब इसे कैलकुलेट कर लो या फिर इसको यहां पॉइंट मार दो, है ना, पॉइंट मार दो इसको। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब 0.2 समथिंग आ जाएगी, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। यूनिट का गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ दिया है वैल्यू, यहाँ है, पूछा यहाँ है, कंडक्टिविटी यहाँ बोल रहा है, वैल्यू यहाँ गिवन है, पर यूनिट देखो आप, यूनिट यूनिट देखोगे तो मामला आपका समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कंडक्टेंस कैसे निकालना है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालना है, कंडक्टेंस कैसे निकालना है, ये सारी चीजें समझ ली होगी। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ, और नए आगे के जो कंसेप्ट है उनको लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो नए वीडियोस आए उनकी इंफॉर्मेशन जल्दी से मिलती रहे। और सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले। सो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।